हेलो एवरीवन, अस्मिता टेल्स पर आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? मैं पूरी उम्मीद करती हूँ आप सब हेल्दी और वेल्दी होंगे। चलिए शुरू करते हैं हमारी कहानी तेरे होने की दुआ का अगला अध्याय। सीवी ट्रेनिंग सेंटर से वापस हॉस्पिटल आ गई थी। वो कैंटीन में बैठी खाते हुए बोली, कब से यहाँ आकर सिर्फ कुछ न कुछ ऑर्डर कर खाए जा रही हूँ। मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा घर जाने के बजाय मैं यहाँ क्या कर रही हूँ। उसने अपना सर टेबल पर दे मारा। कुछ देर सर नीचे किए रहने के बाद उसने सर उठाया और खुद से कहा, अब जब यहाँ आ ही गई हूँ तो मुझे एक बार अथर्व को बाहर से ही सही देख लेना चाहिए, वरना आज रात भर नींद नहीं आएगी। आदित्य आज हॉस्पिटल में रुका हुआ था। उसने उसे देख कहा, क्या सही टाइम पर आई हूँ? अथर्व भी वार्ड में अकेला है और मुझे बहुत जोर से कहीं जाना है। तुम यहीं रुको, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। शिवी ने पूछा, जोर से कहाँ जाना है? आदित्य ने उसे अपनी हाथ की छोटी उंगली दिखा दी और वॉशरूम की तरफ भाग गया। शिवी उसे भागते देख हंस दी, फिर अथर्व की वार्ड की तरफ बढ़ गई। वो वार्ड के बाहर खड़ी थी। उसने सोचते हुए कहा, क्या अंदर जाऊं? उसने दरवाजे में लगे शीशे से अंदर देखा। अथर्व के बेड के पास कोई खड़ा था। उसे उसकी पीठ दिख रही थी। उसने हुडी पहन रखा था। शिवी ने सोचा, ये अथर्व के डैड तो नहीं हो सकते, तो कौन है? उसके दिमाग में खतरे की घंटी बजी। उसने तुरंत अपने चेहरे पर मास्क पहना और अंदर चली गई। उसने दरवाजा इतने आराम से खोला था कि उस आदमी को भनक तक नहीं लगी। वो उसकी तरफ बढ़ गई। उसने देखा, उस आदमी के हाथ में एक इंजेक्शन था जिसे वो अथर्व की ड्रिप में डालने ही वाला था। तभी सीवी ने उसका हाथ पकड़ लिया। उस आदमी ने भी मास्क पहन रखा था। दोनों के बीच हाथापाई होने लगी। थोड़ी ही देर में शिवी को समझ आ गया कि ये आदमी मार्शल आर्ट्स में ट्रेंड है। दोनों के बीच हाथ और पैर से फाइट तेज हो गई। कुछ देर में वो आदमी जमीन पर गिर गया। सीवी उसके चेहरे से मास्क हटाने वाली थी, तभी उस आदमी ने उसकी तरफ टेबल पर रखे बास्केट से चाकू फेंक दिया। शिवी खुद को उससे बचाने की कोशिश में झुक गई। इसी बात का फायदा उठा वो वहां से बाहर निकल गया। शिवी भी बाहर गई। उसने आदित्य को उस आदमी का पीछा करने का इशारा किया। आदित्य उसके पीछे चला गया। शिवी वापस वार्ड में आई। वो अथर्व के बेड के पास आई और उसके सारे वाइटल्स चेक किए। जब उसे सब ठीक लगा तब उसने जमीन पर गिरा हुआ इंजेक्शन उठाया जो वो आदमी अथर्व को देना चाहता था। फिर रुमाल से उस चाकू को जो उस आदमी ने उस पर फेंका था उसे एक प्लास्टिक बैग में रख उसने अपने जैकेट की जेब में डाल दिया। अथर्व दवाई के असर से सो रहा था। उसने उसके माथे को हल्का सा छुआ। उसके स्पर्श को महसूस कर अथर्व ने हल्के से आंखें खोली, फिर कुछ बुदबुदाकर दोबारा सो गया। शिवी ये देख मुस्कुरा दी। करण जी और अंजलि जी दर्शन के केबिन में थे, साथ में माया। दर्शन ने कहा, मैंने सारे रिपोर्ट्स देख लिया है। अथर्व को एक्सीडेंट में स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी हुई है। मैं अभी नहीं बता सकता कि कब तक वो पूरी तरीके से ठीक हो पाएगा। अंजलि जी ने कहा, ठीक होने के चांसेस तो हैं ना? दर्शन ने कहा, हाँ आंटी, ठीक होने के चांसेस हैं, लेकिन टाइम का नहीं पता। एक्सीडेंट काफ़ी बड़ा था। अथर्व इतना रिकवर हो गया है, वो एक अच्छी बात है। मैं उसके लिए एक टीम रेडी कर उसके आगे की ट्रीटमेंट का फैसला करूँगा। करण जी ने अंजलि जी के कंधे पर हाथ रख कहा, अंजलि, ठीक हो जाएगा अथर्व, तुम परेशान मत हो। अंजलि जी ने मुस्कुराकर हाँ में सर हिला दिया। माया उन्हें देख मन में बोली, इतनी कोशिश करने के बाद भी अथर्व बच गया और अब ठीक भी होने वाला है। मेरे साए किए कराए पर पानी फिर गया। मैं इन लोगों को खून के आंसू रोते देखना चाहती थी, लेकिन ये लोग तो खुशी से मुस्कुरा रहे हैं। सीवी अथर्व के वार्ड से बाहर आई। आदित्य ने आते हुए कहा, वो भाग गया, लेकिन क्या करने वाला था? शिवी ने उसे सारी बात बता दी। आदित्य बोला, लेकिन अथर्व होश में आया है, ये बात ज़्यादा लोगों को नहीं पता है। फिर किसने अटैक किया होगा? दोनों कुछ सोचने लगे। कुछ देर में अंजलि जी और करण जी अथर्व के वार्ड में आए। शिवी ने वहां से जाने से पहले वार्ड में सब पहले जैसा कर दिया था, इसलिए उन लोगों को कोई शक नहीं हुआ कि यहाँ कुछ भी हुआ था।
माया घर पहुंचकर विक्रांत से मिली। विक्रांत ने कहा, काम नहीं हो पाया। वहाँ कोई लड़की आ गई थी जिसने कुछ भी करने से रोक दिया और वो इंजेक्शन भी वहीं छूट गया है। माया ने गुस्से में फ्लावर वॉश फेंकते हुए कहा, कुछ भी कर लो, हर बार वो बच ही जाता है। उस रात एक्सीडेंट में भी किसी लड़की ने ही उसे बचा लिया था। कौन थी वो लड़की? हमें कुछ भी पता नहीं चल रहा अभी तक। अगली सुबह अथर्व ने आंखें खोली और कुछ सोचने लगा। कल रात सच में शिवांगी यहाँ थी या वो मेरा भ्रम था? कहीं मैंने सपने में तो उसे नहीं देखा था। दर्शन आया। अथर्व ने पूछा, कल जो कहा था वो हुआ? दर्शन ने हाँ में सर हिलाया। दोपहर तक हमें इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। दर्शन वहां से जाने के लिए मुड़ा, तभी वार्ड का दरवाजा खुला। वहां कबीर अपने पुलिस यूनिफॉर्म में खड़ा था। कबीर ने अंदर आते हुए कहा, कैसे हैं दोनों डॉक्टर साहब? अथर्व उसे देख मुस्कुरा दिया। दर्शन बोला, मैं तो ठीक हूँ, लेकिन इस शहर की कानून व्यवस्था का क्या एसपी साहब? देखिए, आपके दोस्त का क्या हाल कर दिया किसी ने, और आप अभी तक उस तक पहुँच नहीं पाए हैं। कबीर ने कहा, वही तो करने आया हूँ, उस इंसान को पकड़ने। दर्शन ने कहा, मैं आपको अपने पेशेंट से बात करने की परमिशन देता हूँ। मैं चलता हूँ, तुम दोनों बातें करो। वह बाहर निकल गया। कबीर ने अथर्व के बेड के बगल वाली चेयर पर बैठते हुए पूछा, कैसे हो अथर्व? अथर्व मुस्कुरा दिया, मैं ठीक हूँ, बस मेरे कुछ पार्ट्स अभी काम नहीं कर रहे। उसने अपने पैरों की तरफ देखा। कबीर ने उसके कंधे पर हाथ रख कहा, तू चिंता मत कर, जैसे तू कोमा से बाहर आ गया है वैसे ही बिल्कुल ठीक भी हो जाएगा। अथर्व ने उसे देखा। मैं डॉक्टर हूँ कबीर, मैं डॉक्टर हूँ कबीर, हार नहीं मानूंगा। कबीर ने हंसते हुए कहा, ये की ना तूने अथर्व वाली बात। फिर थोड़ा सीरियस हो बोला, अब तेरा केस मैं हैंडल कर रहा हूँ। पता चला तू माया के साथ था उस दिन? अथर्व ने याद करते हुए कहा, हाँ, उस दिन मैं और माया बाहर गए थे। माया मेरे साथ कुछ वक्त बिताना चाहती थी। हम लंच पर गए, फिर मूवी देखी। माया ने कहा उसे कुछ कपड़े लेने हैं, इसलिए हम मॉल के ही एक शॉप में चले गए। लेकिन अचानक उसने कहा कि उसकी दोस्त ने सुसाइड की कोशिश की है और उसे उसके पास जाना है। कबीर ने पूछा, तो एक्सीडेंट माया को उसके दोस्त के घर छोड़ने के बाद हुआ? अथर्व बोला, हाँ, मैं घर वापस जा रहा था जब रियर व्यू मिरर में एक टेम्पो तेजी से मेरी तरफ आते दिखी। उसे देख मुझे पिछले एक्सीडेंट की याद आ गई और मैं कार किनारे करने लगा, लेकिन उससे पहले उसने मेरी कार को टक्कर मार दी। कबीर ने कुछ याद करते हुए कहा, तूने उसके बारे में मुझे कुछ नहीं बताया था। अथर्व ने सिर झुका लिया, तुम्हें और भी कुछ बताना है? पिछले एक्सीडेंट में किसी ने मेरी जान बचाई थी और मुझे लगता है वो शिवांगी थी। कबीर ये सुन कुछ देर तक उसे देखता रह गया। तू कहना चाहता है शिवांगी यहाँ है? तू मिला उससे? अथर्व ने नाम सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, अभी नहीं मिला, लेकिन शायद जल्दी ही मिल लूँ। कबीर कुछ और सवाल पूछकर वहां से चला गया। उसने 2 कांस्टेबल भी वहां तैनात किए थे। दोपहर में दर्शन अथर्व को एक फाइल देते हुए बोला, 2 लोग हैं जो उस नाम के हैं इस हॉस्पिटल में, तुम देख लो तुम किसकी बात कर रहे थे। अथर्व ने फाइल खोली। पहली डिटेल एक नर्स की थी। उसकी फोटो देख उसने पेज पलटा और दूसरी डिटेल देखने लगा। उसने कहा, इनमें से कोई नहीं है। दर्शन ने कहा, हो सकता है तुम्हें वहम हो रहा है अथर्व, लेकिन ये शिवांगी से तेरा रिश्ता क्या है? अथर्व के कुछ बोलने से पहले ही दर्शन का फोन बजा। उसने कॉल पिक कर कहा, सामने से कुछ कहा गया? दर्शन ने कहा, उसकी फोटो मुझे भेज दो। अथर्व उसे ही देख रहा था। दर्शन ने कहा, एक और लड़की है इस नाम से जिसने कल जॉब से रिजाइन दे दिया है। उसका फोन वाइब्रेट हुआ। उसने अथर्व को फोन देते हुए कहा, यह है उसकी फोटो। अथर्व ने फोन लिया और सामने शिवांगी की तस्वीर नजर आई। उसने कहा, यही है वो शिवांगी, यहाँ क्या करती है? दर्शन ने फोन लेते हुए कहा, मैं बोलता हूँ उसकी डिटेल्स भेजने के लिए। थोड़ी देर में उसके फ़ोन पर एक और मैसेज आया, ये हमारे हॉस्पिटल में फिजियोथेरेपिस्ट है, उसका एड्रेस पुणे का है, ये देखो। अथर्व ने एड्रेस देखते हुए कहा, ये तो वही एड्रेस है जो उस दिन उस लड़की का था। दर्शन ने पूछा, किसका? अथर्व ने जवाब दिया, जिसने उस दिन मेरा एक्सीडेंट होने से बचाया था, शिवी।
दर्शन ने कहा, वो कार वाली लड़की जो अपनी कार बीच में ले आई थी। अथर्व धीरे से बुदबुदाया, इसका मतलब वो मेरा वहम नहीं था। उस दिन भी शिवांगी ही थी। उसकी आंखों में चमक और होठों पर मुस्कान तैर गई। उसने कहा, तुम इस शहर में हो तो बहुत जल्द तुम तक पहुंच जाऊंगा मैं, शिवांगी। एक केबिन में शैलेश जी डेस्क के पीछे बैठे थे। शिवी उनके सामने खड़ी थी। शैलेश जी बोले, ये क्या बचपना है शिवी, तुम हॉस्पिटल में वापस ज्वाइन नहीं करना चाहती? तुम जानती हो कल रात क्या हुआ था। कल रात ही किसी ने अथर्व को पूरी तरह से पैरालाइज करने के लिए इंजेक्शन देने की कोशिश की है। शिवी ने कहा, यही तो मैं आपसे कह रही हूँ सर, मेरे हॉस्पिटल ज्वाइन करने से कुछ खास नहीं होने वाला। हमें उस इंसान के बारे में पता करना होगा जिसे ये बात पता थी कि अथर्व होश में आ चुका है और उसे फिर से नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। उन्हें पता है अथर्व को प्रोटेक्ट करने के लिए लोग लगे हैं, तभी उस दिन उन्होंने आदित्य का एक्सीडेंट कर दिया। उन्हें ये भी पता था कि आदित्य वहाँ बाहर होगा, तभी तो उसे चकमा दे वो अंदर चला गया। आप सिर्फ ये सोचिए, बाई चांस मैं वहाँ नहीं पहुँचती तो क्या होता? मेरे हॉस्पिटल में काम करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये लड़ाई आमने सामने की हो चुकी है। शैलेश जी ने कहा, ये तो मैं भी सोच रहा था कि अथर्व को कहीं सेफ जगह पर शिफ्ट करना होगा जहाँ वो लोग ना पहुँच पाए। आज सुबह ही मैंने अंजलि भाभी से इस बारे में बात की थी। उन्होंने कहा कि अभी एक हफ्ते अथर्व को हॉस्पिटल में रखना ही पड़ेगा। तब तक हम क्या करें? शिवी ने कहा, मेरे पास एक आइडिया है। शैलेश जी उसे देखने लगे। वह मुस्कुरा दी। अस्पताल में, दर्शन ने कहा। अस्पताल में, दर्शन मुस्कुराया। ये अच्छा है, जिसे तुम इतने वक्त से ढूंढ रहे थे वो इसी हॉस्पिटल में थी। इतने दिनों से तुमसे रोज मिलने आ रही थी। आज जब तुम होश में आ गए तो वो हॉस्पिटल से रिजाइन करके जा चुकी है। वैसे तुम दोनों के बीच रिश्ता क्या है? वो तुमसे ये लुका छुपी क्यों खेल रही है? अथर्व ने गुस्से में कहा, गिल्ट में कर रही है वो ऐसा। दर्शन ने पूछा, किस चीज का गिल्ट? अथर्व ने उसे देखा लेकिन कुछ कहा नहीं। ये देख, वो बोला, कुछ बोलेगा? अथर्व ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, तुझे काम नहीं है या आजकल पेशेंट कम आने लगे हैं जो यहाँ टाइम पास कर रहा है? दर्शन उसके सामने अपने हाथ सीने पर बांध खड़ा हो गया। तू बोलेगा कि नहीं? इस वक्त लंच टाइम है, मैंने अपना लंच यहीं मंगवाया है, आता ही होगा। तभी किसी ने दरवाजा नॉक किया। वो दरवाजे के पास गया। एक लड़का उसके लिए लंच लेकर आया था। अथर्व ने उसे घूरा। मैं अभी खाना सिर्फ पी रहा हूँ और तू यहाँ मेरे सामने तरह तरह की डिश खाएगा। अपना लंच उठा और जाकर अपने केबिन में कर। दर्शन ने कहा, बिना जाने मैं नहीं जाने वाला यहाँ से। शुरू हो जा तेरी और शिवांगी और सीवी की कहानी। उसने अपना लंच खोला और खाने लगा। अथर्व ने उसे बताया कैसे उसकी और शिवांगी की शादी हुई और वो सुबह चली गई। फिर आग और मौत का नाटक। दर्शन ने सोचते हुए कहा, हाँ, कबीर ने नाम लिया था उसका। इसका मतलब तू शादीशुदा है। तो माया तेरे आसपास क्या कर रही है? अथर्व बोला, मैंने उससे कहा था कि मैं उससे शादी नहीं कर सकता, लेकिन उसने फिर भी हाँ कर दिया। और अब ये झूठ कि वो मुझसे मिलने आ रही थी। दोनों कुछ देर बात किए, फिर दर्शन चला गया। अथर्व जो कुछ भी हुआ उसके बारे में सोचने लगा। जब दरवाजा खुला उसने देखा वहाँ शैलेश जी खड़े थे। अथर्व उन्हें देख मुस्कुरा दिया। शैलेश जी अंदर आए। उन्होंने पूछा, कैसे हो अथर्व? उसने जवाब दिया, मैं ठीक हूँ अंकल। शैलेश जी उसके बेड के बगल के चेयर पर बैठते हुए बोले, तुम्हारी फिक्र हो रही थी मुझे। तुम्हें इस तरह बोलते हुए देख बहुत खुशी हो रही है। अथर्व मुस्कुराया। अभी भी बहुत कुछ ठीक होना बाकी है। उसने अपने पैरों की तरफ देखा। शैलेश जी ने उसे देखते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। दोनों कुछ देर इधर उधर की बातचीत करते रहे। फिर शैलेश जी ने कहा, तुम पर जिस तरह हमला हुआ उसके बाद मैं तुम्हारी सेफ्टी को लेकर थोड़ा परेशान था, इसलिए मैंने कुछ सोचा है। अथर्व ने उसे देखा। उन्होंने कहा, एक मिनट। उन्होंने किसी को कॉल किया। अंदर आ जाओ। दरवाजा खुला और अंदर एक लड़का आया। उसने ब्लैक शर्ट के साथ ब्लू जीन्स और ब्लैक स्नीकर पहन रखे थे। उसने चेहरे पर दाढ़ी बढ़ा रखी थी
और सर पर पगड़ी पहन रखी थी। उसने आगे आकर कहा, हेलो जी, मैं मंजीत सिंह, आज से हर वक्त आपके साथ रहूंगा। शैलेश जी उसे देख मुस्कुरा दिए। अथर्व उसे हैरानी से देख रहा था। ये कोई और नहीं, हमारी शिवी उर्फ शिवांगी थी, जो एक लड़के के गेटअप में आई थी। शिवांगी को अथर्व बहुत ध्यान से देख रहा था। शैलेश जी अथर्व को देखकर समझने की कोशिश कर रहे थे कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। शिवी ने आगे आकर कहा, आज से हर वक्त आपके साथ रहूंगा। अथर्व ने उसे देखते हुए कहा, हेलो। शैलेश जी ने कहा, अथर्व, अब से मंजीत हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा जब तक तुम हॉस्पिटल में रहोगे। वो लड़ना भी जानता है। अगर फिर से किसी ने कुछ किया तो ये देख लेगा। अब मैं चलता हूँ। तुम दोनों एक दूसरे से बातें करो ताकि एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल हो सको। शैलेश जी वहाँ से चले गए। अथर्व ने मन में कहा, ऐसा लग रहा है जैसे हम दोनों शादी करने वाले हैं, जो एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल होना जरूरी है। शिवी सोफे पर बैठ गई। अथर्व उसे ही देख रहा था। शिवी ने उसे एक नज़र देखा और मन में कहा, ये मुझे ऐसे घूर क्यों रहा है? कहीं से शक तो नहीं हो गया ना कि मैं एक लड़का नहीं लड़की हूँ? उसने उसे देखते हुए पूछा, क्या हुआ जी, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? अथर्व ने कहा, तुम्हें देखकर ना जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने तुम्हें कहीं तो देखा है, लेकिन कहाँ ये याद नहीं आ रहा। शिवी ने मन में कहा, ये कहीं सच में मुझे पहचान न ले। उसने कहा, मेरा चेहरा ही ऐसा है जी कि किसी को भी लगता है कि मुझे देखा है। आपके साथ भी यही हो रहा है। अभी तबीयत ठीक नहीं है आपकी, तुसी आराम करो जी। इस वक्त दिमाग पर ज्यादा जोर डालना ठीक ना है तो अदे वास्ते। अथर्व ने कहा, दिन भर आराम ही कर रहा हूँ, अभी और सोने का मन नहीं है। शिवी ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, कोई गल नहीं जी, आप कुछ पढ़ लो बैठे बैठे। अथर्व ने उसे देखते हुए अथर्व ने उसे देखते हुए कहा, कुछ पूछो तुमसे मंजीत। शिवी ने अपने घुटनों पर हाथ रखते हुए कहा, हाँ जी पूछो, जो चाहे वो पूछो तुसी। मैं तो आधा बॉडी गार्ड कम फ्रेंड है जी। अथर्व मुस्कुराया, तुम्हें नहीं लगता तुम्हारी आंखें लड़कियों जैसी है? शिवी ने हंसते हुए कहा, वो क्या है न जी, वो मेरे बेबे मतलब मेरी माँ पे गई है। उनकी भी आंखें बिल्कुल ऐसी थी। अथर्व ने मन में कहा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे इसकी आंखों को मैंने कभी बहुत नज़दीक से और ध्यान से देखा है। दोनों बातें करने लगे। शाम को अंजलि जी के साथ कृतिका वहां आई। शिवी को देखकर अंजलि जी ने पूछा, कौन है ये लड़का? अथर्व। अथर्व ने कहा, वो शैलेश अंकल के साथ काम करता है। शिवी ने आगे आकर कहा, हेलो जी, मैं मंजीत सिंह फ्रॉम पटियाला। मैं अथर्व जी के बॉडीगार्ड कम फ्रेंड हूँ जी। मैं अथर्व जी का बॉडीगार्ड कम फ्रेंड हूँ जी। अंजलि जी ने चेयर पर बैठते हुए कहा, ये तो अच्छी बात है, इसके रहने से तुम्हारा मन भी लगा रहेगा। कृतिका मंजीत को ऊपर से नीचे देख रही थी। वह उसके देखने से अनकंफर्टेबल हो रही थी। उसने मन में कहा, ये दोनों भाई बहन एक जैसे हैं। पहले अथर्व घूर रहा था, अब उसकी बहन घूर रही है। मत देखो मुझे ऐसे, मेरा भागने का मन कर रहा है। उसने कहा, मैं आता हूँ जी, आप लोग तब तक बातें करो। वो तुरंत रूम से बाहर निकल गई। कृतिका ने मन में कहा, लड़के इतने शर्मीले भी होते हैं, मुझे नहीं पता था। वो मुस्कुरा दी। कुछ देर बाद सिवी वापस आई और सोफे पर बैठ गई। कृतिका अथर्व के गले लगते हुए बोली, भाई बस आप जल्दी से घर आ जाओ ताकि मैं रोज आपसे मिल सकूं। अथर्व ने कहा, अभी भी आ सकती है मिलने। कृतिका ने पपी फेस बनाते हुए कहा, कैसे आऊं? डैड ज़्यादा यहाँ रहते हैं और इस वजह से काम का बहुत लोड हो गया है। अपने सारे काम वो मुझ नन्ही सी जान पर डाल देते हैं, ये कहकर करोगी नहीं तो सीखोगी कैसे? अथर्व ने कहा, अरे मेरी बहन से कितना काम करवा रहे हैं डैड। वो दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी। तभी चलते चलते वो कुछ कहने के लिए पीछे मुड़ी, लेकिन उसका पैर डिसबैलेंस हो गया। वो गिरने को थी तभी किसी ने उसे मजबूती से पकड़ लिया। ये कोई और नहीं, शिवी थी। वो इतनी जल्दी सोफे से उठकर आ गई थी कि किसी को पता भी नहीं चला। कृतिका उसे ही देखने लगी। शिवी ने पूछा, अब ठीक है? कृतिका ने हाँ में सिर हिला दिया। शिवी ने उसे खड़ा कर दिया।
उसने जूतों के अंदर हील्स पहन रखे थे ताकि वो थोड़ी लंबी लग सके, इसलिए वो कृतिका से थोड़ी लंबी लग रही थी। कृतिका उसे अलग ही निगाहों से देखने लगी। अंजलि जी ने पूछा, तुम ठीक तो हो ना बेटा? कृतिका ने कहा, मैं ठीक हूँ। उसने एक नज़र सिवी को देखा, फिर चली गई। अगले दिन सिवी सोफे पर बैठी फ़ोन में कुछ कर रही थी। तभी अथर्व ने कहा, इस तरह दिन भर फ़ोन में देखने से आंखें खराब हो जाती हैं। शिवी ने उसे देखकर मन में कहा, आपको डॉक्टर ने मना किया है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप मुझे भी वही करने को कहें। फिर बोली, अब क्या करूं जी, कुछ करने को है नहीं, बोर हो रहा था। आपने तो सुना ही होगा, खाली दिमाग शैतान का घर, इसलिए मैं अपने दिमाग को खाली नहीं छोड़ता। अथर्व ने कहा, मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है, मुझे वॉशरूम जाना है, हेल्प कर दो। सिवी उसके पास व्हील चेयर लेकर आई और उसे बेड से उठाकर उसमें बैठने में हेल्प की। फिर चेयर को धक्का देते हुए बाथरूम में ले गई। वो उसे छोड़कर जाने लगी। तभी अथर्व ने कहा, मुझे और भी हेल्प की ज़रूरत है, तुम कहाँ जा रहे हो? शिवी ने कहा, मैं वार्ड बॉय को बुलाकर लाता हूँ। अथर्व ने कहा, तुम्हें पता भी है हॉस्पिटल में सबको कितना काम करना पड़ता है, तुम इतनी छोटी बात के लिए उन्हें परेशान कर रहे हो। इस काम के लिए तो तुम भी मेरी मदद कर सकते हो, तुम भी तो एक लड़के ही हो ना। शिवी उसके पास आते हुए मन में बोली, क्या क्या करना पड़ रहा है मुझे, यही देखना बाकी रह गया था। मेरा देखना जरूरी थोड़े ही है। थोड़ी देर बाद दोनों बाहर आए। शिवी ने उसे बेड पर बिठाना चाहा तो अथर्व ने उसे रोकते हुए कहा, दिन भर बेड पर बैठे बैठे तंग आ गया हूँ। दोनों फिर गार्डन में आ गए। माया अथर्व से मिलने आई। दोनों को देख उसने खुद से कहा, कभी मुझसे बात करने में इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाया। वो उनके पास आई। अथर्व, कैसे हो? अथर्व उसे देख खुश नहीं हुआ। तुम यहाँ? माया ने कहा, आंटी ने हमारी शादी तय कर दी है। अब मैं तुम्हारी मंगेतर हूँ तो तुमसे मिलने तो आऊंगी ना। अथर्व ने कहा, मॉम को अभी पता नहीं है, लेकिन मुझे पता है। तुमने झूठ बोला था मॉम से कि तुम मुझसे मिलने आ रही थी जब मैं कोमा में था। माया ने सफाई देते हुए कहा, मैं आती थी अथर्व। अथर्व ने गुस्से में उसे देखते हुए कहा, अब तो झूठ मत बोलो। मैंने मॉम से कुछ नहीं कहा क्योंकि वो खुश हैं। उन्हें लग रहा है इस वजह से उनका बेटा होश में आ गया। मैं उन्हें डिसअपॉइंट नहीं करना चाहता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं हमेशा के लिए उनसे ये बात छिपा कर रखूँगा। मैं समझ सकता हूँ, कोई भी लड़की एक ऐसे लड़के से वफादारी नहीं निभाएगी जो कोमा में हो, लेकिन तुम्हें झूठ बोलने की क्या ज़रूरत थी? माया ने रोते हुए कहा, मैं आना चाहती थी अथर्व, लेकिन डैड ने मुझे मना कर दिया। लेकिन मैंने हमेशा तुम्हारे लिए प्रार्थना की क्योंकि मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ। उसने उसका हाथ पकड़ लिया। जब आंटी को ये गलतफहमी हो गई कि मैं तुमसे मिलने आ रही थी तो मैंने सच नहीं बोला क्योंकि मुझे लगा कहीं वो ये जानकर मुझे तुमसे दूर रहने को ना कह दें। प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने ये सब सिर्फ तुम्हारे प्यार में किया। अथर्व ने कहा, जो भी हो माया, लेकिन इस तरह झूठ बोलकर तुम उन्हें धोखा दे रही हो। माया नीचे देखते हुए बोली, मैं उन्हें जल्दी ही सच बोल दूंगी। फिर कुछ देर रुक कर बोली, लेकिन एक बात समझ नहीं आई अथर। आंटी कह रही थी कि कोई था जो रोज तुम्हारे लिए प्लांट्स ला रहा था, फ्लावर्स लेकर आ रहा था। फिर वो कौन था? अथर्व ने कुछ नहीं कहा। माया ने मन में कहा, इसका मतलब अथर्व जानता है उसे, लेकिन मुझे बताना नहीं चाहता। ऐसे ही दिन बीतने लगे। कृतिका अक्सर अथर्व से मिलने आती और जब भी आती तो मंजीत यानी शिवी के लिए खाने के लिए कुछ लेकर आती। अथर्व ने शिकायत करते हुए कहा, कृतिका, तुम मेरे लिए कुछ नहीं लाती, लेकिन मंजीत के लिए रोज कुछ लेकर आती हो। कृतिका ने कहा, भाई, आपका डाइट आपके डॉक्टर डिसाइड करते हैं। आप क्या खा सकते हैं वो, आप क्या खा सकते हो क्या नहीं, मुझे इतना नहीं पता। फिर मंजीत से पूछे, आपकी कोई गर्लफ्रेंड है? शिवी खाते हुए ये सुन जोर जोर से खांसने लगी। कृतिका उसके पास जाकर उसे ग्लास में पानी दे उसके बगल में बैठ गई। वो शिवी की पीठ पर अपने हाथ रखने ही वाली थी, ये देख शिवी तुरंत खड़ी हो गई। कृतिका उसे हैरानी से देखने लगी। शिवी पानी पीते हुए बोली, मैं ठीक हूँ। अथर्व ने पूछा। ऐसा भी कौन सा अजीब सवाल पूछ लिया उसने जो ऐसा रिएक्शन दे रहे हो? अब तुम लड़के हो तो गर्लफ्रेंड के बारे में तो कोई भी पूछेगा ना।
शिवी ने हंसते हुए कहा। हाँ, वो खाने में मिर्ची थी, इस वजह से खांसने लगा था। अथर्व ने पूछा। वैसे बताया नहीं तुमने, गर्लफ्रेंड है कि नहीं? शिवी ने कहा। नहीं, मैं सिंगल हूँ। कृतिका ने पूछा। कभी कोई गर्लफ्रेंड रही कि नहीं? शिवी ने उसे देखा। नहीं, गर्लफ्रेंड तो कभी नहीं रही। फिर मन में बोली, मुझे लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं है। कृतिका ये सुन मुस्कुरा दी। आपको कैसी लड़की पसंद है? शिवी ने उसे आंखें छोटी कर देखा। आप ये क्यों पूछ रही हैं? कृतिका मुस्कुराई। क्या पता मैं आपके लिए कोई अच्छी लड़की ढूंढ सकूं? शिवी ने मन में कहा। नहीं चाहिए, क्यों मेरे पीछे पड़ी हो? फिर बोली, इसकी जरूरत नहीं है। मेरी शादी बचपन से ही मेरे पापा जी के दोस्त की बेटे के साथ तय है। मैं उसके अलावा और किसी नाल बयान नहीं कर सकता। वो क्या है ना, मेरे पापा जी ने जबान दी थी। कृतिका ने पूछा, क्या वो खूबसूरत है? अथर्व ने उसे देखा। उसकी मंगेतर है कृतिका, जैसी भी दिखती हो उससे हमें क्या? कृतिका ने नाराज हो कहा। मैंने तो बस ऐसे ही पूछ लिया भाई। शिवी मुस्कुराई। देखूंगा तब तो बताऊंगा ना जी। अभी तक मिला नहीं, लेकिन जल्दी ही मिलूंगा। वो क्या है कि पापा जी ने कहा था, शादी से पहले ही मैं उससे मिल सकता हूँ। कृतिका ने मन में कहा, ऐसे कौन शादी करता है? 2 दिन बाद दोपहर का वक्त था। अथर्व खिड़की के पास अपने व्हील चेयर में बैठा बाहर देख रहा था। उसे एहसास हुआ कि मंजीत काफी देर से वहां नहीं है। वो उसे ढूंढते हुए बाहर आया। मंजीत किसी से बात कर रहा था। वो वहां जाकर पीछे से बोला, ये कौन है? सामने संस्कार खड़ा था, जिसने अपनी बियर्ड बढ़ा ली थी। शिवी सोच ही रही थी कि वो कैसे संस्कार को उससे इंट्रोड्यूस करवाए। तभी अथर्व ने उसे पहचानते हुए कहा, मुझे याद आया कि मैंने तुम दोनों को कहाँ देखा था। संस्कार और शिवी एक दूसरे को देखने लगे। तभी अथर्व ने कहा, तुम दोनों को मैंने मूवी थिएटर में एक साथ देखा था। तुम दोनों मूवी देखने आए थे उसी दिन जिस दिन मैं माया के साथ मूवी देखने गया था। ये सुन दोनों ने राहत की सांस ली। तभी अथर्व ने पूछा, लेकिन वो तो एक रोमांटिक मूवी थी, तुम दोनों रोमांटिक मूवी क्यों देखने गए थे? संस्कार ने उसे गलत समझते देख कहा, हम दोनों सिर्फ दोस्त हैं। वो हमारे दोस्त और उसकी गर्लफ्रेंड ने टिकट ली थी, उनका झगड़ा हो गया तो हम चले गए। तीनों अंदर आए। अथर्व ने पूछा, तुम दोनों एक साथ काम करते हो क्या? दोनों ने हाँ में जवाब दिया। अथर्व के साथ कुछ देर बात करने के बाद संस्कार जाने लगा। शिवी उसे बाहर छोड़ने आई। संस्कार ने चिढ़ते हुए कहा, क्या जरूरत थी लड़कों वाले गेटअप में यहाँ रहने की? शिवी हल्का सा मुस्कुराई। तुम्हें क्या लगता है अथर्व की माँ अपने बेटे के पास एक लड़की को रहने देती? मैं सिर्फ इस गेटअप में 24 घंटे अथर्व के साथ रह सकती थी। संस्कार ने उसे घूरते हुए कहा, आज तुम्हारी मजबूरी है, ये समझ में आता है, लेकिन तुम उस दिन मेरे साथ मॉल में इस गेटअप में क्यों गई थी? अगर तुम इस गेटअप में नहीं होती तो अथर्व आज हम दोनों को नहीं पहचानता। शिवी ने भी उलटकर जवाब देते हुए कहा, अगर तुमने अपनी बियर्ड नहीं पढ़ाई होती तो भी उसे हम पर शक नहीं होता। इसमें तुम्हारी भी गलती है, इसलिए मुझ पर इल्जाम लगाना बंद करो। संस्कार ने सफाई देते हुए कहा, मेरा मन था, तुम कौन होती हो मुझे रोकने वाली? शिवी ने अपने कमर पर दोनों हाथ रखे। तो मेरा भी जो मन करेगा मैं करूंगी। तभी आदित आते हुए बोला, बस करो, तुम दोनों मियाँ बीवी की तरह लड़ना। दोनों ने उसे घूर कर देखा। वो तुरंत वहां से भाग गया। संस्कार ने सीरियस हो पूछा, तुम्हें कुछ अनयूजुअल दिखा इतने दिनों में? शिवी ने जवाब दिया, नहीं, अभी तक तो नहीं। शायद पिछली बार की हार की वजह से अभी वो लोग शांत बैठे हैं। हमें कोई क्लू भी नहीं मिला है कि उस रात कौन आया था। संस्कार ने कहा, मैं चलता हूँ, किसी पर भी भरोसा मत करना। शिवी ने हाँ में सिर हिला दिया। शाम का वक्त। अथर्व सो रहा था और शिवी सोफे पर बैठी फोन चला रही थी। माया अथर्व से मिलने आई। वो मंजीत को देख बोली, मैं अथर्व से अकेले में बात करना चाहती हूँ, तुम बाहर जा सकते हो। शिवी ने कहना चाहा, लेकिन अथर्व तो सो रहा है, तो आप उनसे बात कैसे करोगे? माया ने उसे घूर कर देखा। मैं उससे सोते हुए मैं ही कुछ कहना चाहती हूँ। अब क्या तुम हम दोनों को थोड़ी प्राइवेसी दे सकते हो? मैं अथर्व की मंगेतर हूँ और तुम सिर्फ दोस्त, अपनी सीमा में रहो। शिवी ने मन में कहा,
मैं उसकी बीवी हूँ, इसलिए तुम उससे दूर रहो। लेकिन फिर भी वो बाहर चली गई। कुछ देर तक बाहर बैठने के बाद वो कुछ सोचकर दरवाजे के पास आई और दरवाजे के शीशे से अंदर देखने लगी। माया अथर्व के बेड के पास खड़ी थी। अथर्व अभी भी सो रहा था। वो अपने पर्स से कुछ निकाल रही थी, लेकिन क्या ये सीवी को पता नहीं चल रहा था। माया ने एक इंजेक्शन और एक शीशी निकाली। वह इंजेक्शन में शीशी से सारी लिक्विड भर अथर्व को देखने लगी। उसके चेहरे पर इस वक्त एक रहस्यमयी मुस्कान थी। वो बोली, अथर्व, मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, लेकिन प्यार मुझे अपने बदले से ज्यादा है। उसने अपने हाथ में पकड़े इंजेक्शन को देखा और अथर्व की बाह में घुसाने के लिए इंजेक्शन उसके हाथ की तरफ ले जाने लगी। वहीं सीवी बाहर खड़ी सोच रही थी, उसे अंदर जाना चाहिए या नहीं। क्या माया अपने इरादों में हो जाएगी कामयाब? क्या सीवी को पता चल पाएगा कि माया अथर्व को नुकसान पहुंचाने वहां आई है? जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी तेरे होने की दुआ। थैंक यू सो मच इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हाँ, कमेंट में अपने विचार रखना मत भूलिएगा। इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर मुझे अपना सपोर्ट दिखाइए। मैं मिलती हूँ इस कहानी के अगले भाग के साथ बहुत जल्द। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।